नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय लेंगे 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो, जो परिसंचरण तंत्र की बात करें हम, परिसंचरण तंत्र यानी जो रुधिर है हमारा, जो रुधिर की हम बात करेंगे यहाँ पर, रक्त की, कि जो रक्त है उसका परिसंचरण किस प्रकार होता है पूरी बॉडी के अंदर, है ना। उसका सर्कुलेशन किस प्रकार हो रहा है, कहां कहां पर वो जा रहा है, उसके अंतर्गत हम ये परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसको बस दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने? दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है आपके खुला रक्त परिसंचरण और एक होता है आपके बंद रक्त परिसंचरण। ठीक है, दो प्रकार का ये जो परिसंचरण तंत्र है वो, उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक खुला और एक बंद। दोनों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। तो पहले देखते हैं खुला रक्त परिसंचरण। नाम से लग रहा है खुला रक्त, यानी इसमें रक्त कैसा होगा? खुला। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त या उसका रक्त या द्रव नलिकाओं में ना बहकर सीधे ही कोशिका व ऊतकों के मध्य फैला रहता है। इसे खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। उदाहरण है इसका मोलस्का और कीट। देखो क्या है, हमने परिभाषा लिखी है कि इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त या द्रव नलिकाओं में ना बहकर, हमारे शरीर के अंदर सभी जीवों के अंदर क्या होता है? रक्त होता है ना। तो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीवों में क्या होता है? उनमें भी रक्त का परिसंचरण तो हो रहा है ना। ऐसे कीटों के अंदर सूक्ष्म कीट होते हैं, मोलस्का है, मोलस्का वर्ग के प्राणी है, जितने भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एकोशिकी जीव होते हैं अधिकांशतः, उनके अंदर इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमने देखा है कि जीवों का जो ब्लड होता है उस प्रकार नलिकाओं या वाहिनियों के अंदर ये क्या होता है? बहता है ना। एक अंग से एक कोशिका से दूसरे कोशिका, एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक अंग ब्लड कैसे पहुंच रहा है? इन वाहिनियों के द्वारा पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम बंद के अंदर आएंगे तब देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लड है वो वाहिनियों के अंदर बह रहा है, यानी एक निश्चित सीमा के अंदर बह रहा है, हर कहीं नहीं। यदि ये नहीं होती, मान लो ये नहीं होती, ये वाहिनी नहीं होती, तो ब्लड है वो इधर भी जा सकता था, वो इधर भी फैल सकता है, वो इधर भी फैल सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में वो रक्त है वो फैल सकता है, जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये स्वतंत्र है, ये नलिकाओं के अंदर नहीं बह रहा, ये ऐसे ही फैल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी जमीन पर, किसी फर्श पर आप पानी गिराओगे तो पानी क्या हो जाएगा? फैलेगा। कोई भी चीज है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित मार्ग में या निश्चित किसी स्रोत के द्वारा वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो खुले रक्त परिसंचरण में भी यही हो रहा है कि इनमें जो रक्त होता है। अब देखो, हर कोशिका को रक्त चाहिए, हर ऊतक को ब्लड चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, कि जो ब्लड होगा, रक्त होगा, वो नलिकाओं या वाहिनियों के द्वारा ना पहुंचकर ऐसे ही खुला ही फैला हुआ होता है।
खुला उनके पूरे शरीर के अंदर कोशिकाओं और ऊतकों तक जो ब्लड है वो पहुंचता रहता है। इस प्रकार रक्त क्योंकि खुले में बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है। किसी यदि नलिकाओं में, वाहिनिकाओं में, नलिकाओं में यदि बहता तब तो उसको क्या कहते हैं, बंद कहते हैं, क्योंकि अभी तो ये बंद है, ये ब्लड क्या है, बंद स्थिति में है ना, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, ये फैल नहीं सकता। लेकिन चूंकि नलिकाओं में नहीं बह रहा है और ऐसे ही वो फैल जाएगा, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। और इसके जो मोलस्का और कीट हैं, कीट पतंग होते हैं, उनके अंदर ही खुला प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, जिसके अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो नलिकाओं में ना बहकर ऐसे ही खुले में फैल जाता है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। अब आप समझ गए होंगे बंद में क्या होगा, है ना। बंद परिसंचरण इसका बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होता है। खुलेगा बिल्कुल विपरीत हो जाएगा बंद, ये भी हमने बात कर ली वैसे। इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त नलिकाओं में बहता है, किसमें बह रहा है, नलिकाओं में बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त क्या होता है, नलिकाओं में बहता है। अब नलिकाओं में बहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। बंद प्रकार का होगा, वो खुला हुआ नहीं है ना। अब वो खुली अवस्था में नहीं है। ये जो नलिकाएं हैं, है ना, इन नलिकाओं के अंदर रक्त बह रहा है। इसका मतलब अब ये जो रक्त बह रहा है उसको खुली छूट नहीं मिली हुई है, अब वो एक निश्चित सीमा में क्या हो गया, बंद हो गया, कैद हो गया। तो इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त नलिकाओं में बहता है और उसको वह कोशिकाओं के मध्य इन नलिकाओं के द्वारा ही पहुंचता है। इसे क्या कहते हैं, बंद। तो इसे बंद परिसंचरण कहते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो लगभग ये जितनी बड़े मनुष्य हो गया, है ना, गाय ले लो आप, खरगोश ले लो, ये इन सब के अंदर किस प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, जिसके अंदर रक्त है वो सीधे ही ऊतकों और कोशिकाओं में फैलते नहीं है, बल्कि नलिकाओं में बहते हैं। नलिकाओं में बहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, बंद अवस्था में बहेंगे। अब आगे देखिए आप, रुधिर संगठन। अब हम रुधिर की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया है कि भाई जो रुधिर है वो एक तो बंद प्रकार से और एक खुले प्रकार से वो प्रवाहित होता है ना। खुले के अंदर क्या होगा, रक्त बिना नलिकाओं के, बिना किसी सीमा के ऊतकों और कोशिकाओं तक फैल जाता है, तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। बंद में क्या होगा, रक्त एक निश्चित सीमा में नलिकाओं में ही बहता रहता है और कोशिका टू कोशिका, है ना, और ऊतक से ऊतक तक पहुंचता है, तो इसे हम बंद प्रकार का परिसंचरण कहते हैं। अधिकांश जो बहुकोशिकीय उच्च कोटि के जो जीव होते हैं उनमें बंद प्रकार का ही पाया जाता है ये आपका परिसंचरण। अब हम बात करेंगे जो रक्त है हमारा, उसका संगठन क्या है, कि रुधिर के अंदर क्या क्या चीजें होती है ना। तो रुधिर क्या होता है, यदि हम बात करें रुधिर की, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक प्रकार का ऊतक है ये, क्योंकि उसमें भी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो यहां पर ये तीन नाम, तरल यानी इसका मतलब क्या है कि कौन सी अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में, लिक्विड में होता है ना, लिक्विड अवस्था के अंदर होता है। संयोजी इसलिए कहा
संयोजी क्यों कहते हैं? संयोजी इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा ये क्या करेगा, कोशिकाओं से कोशिका और उत्तकों से उत्तकों के मध्य क्या होता है, फैलावा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो कोशिकाओं या दो उत्तकों के मध्य में संबंध स्थापित करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। कौन? रुधिर, रक्त। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी। और ये ऊतक तो है ही, तो इसलिए इसका उसको क्या बोलते हैं? पूरे को तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों? लिक्विड अवस्था में होता है, कोशिकाओं और ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ऊतक तो ये है ही, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है। रक्त सबसे कोमल ऊतक माना जाता है। सबसे कोमल ऊतक किसको माना जाता है? रक्त को माना जाता है। ठीक है। अब आगे देखो, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब हमने देखा था कि 7 पर तो क्या होता है? अवस्था उदासीन। 7 से कम होती है वो क्या होते हैं? क्षारीय, सॉरी अम्लीय। और 7 से ऊपर होते हैं जिनका मान वो क्या होते हैं? क्षारीय होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पीएच का मान है वो कितना होता है? वो 7.4 के लगभग वो रक्त का पीएच होता है। क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, अभी 7.10 7.11 ऐसा कुछ होता तो हम कहते हैं अधिक क्षारीय, लेकिन ये 7 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, 7.4 पर इसका मान आ रहा है, तो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आगे देखो, ये जो रक्त की शांता है, रक्त की शांता या गाढ़ापन भी आप उसको बोलते हो। शांता का मतलब होता है कोई भी जो लिक्विड होता है, जैसे मान लो ये कोई सतह है, ये सतह है, और जब कोई द्रव बहेगा इस सतह पर आप गिर जाएगा तो वो बहेगा, है ना, बहेगा ना। तो प्रत्येक द्रव क्या करेगा? इस सतह पर बहने का विरोध करेगा। बहने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जो द्रव जितना अधिक विरोध करेगा या बहने से जितना कम बहने की कोशिश करेगा, वह उसकी क्या कहलाती है? शांता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप एक तरफ हम दही लेते हैं, एक तरफ हम छाछ लेते हैं, दोनों को एक साथ गिराएंगे निश्चित दूरी से, निश्चित मात्रा में, तो बताओ आगे तक कौन जाएगा? कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? कौन अधिक मात्रा में फैल जाएगी फर्श पर? दही फैलेगा या छाछ ज्यादा फैलेगी? जाहिर सी बात है, छाछ है वो अधिक दूरी तय करेगी, दही है वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगा। दोनों ही द्रव है, दोनों ही लिक्विड है, फिर भी देखो उनकी जो फैलने की जो मात्रा है, फैलने का जो स्थान है, वो छाछ अधिक मात्रा में दूरी में फैलेगा, है, पानी जो दही है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगा। छाछ को नहीं लेके आप पानी को ले लो तब भी यही स्थिति उत्पन्न रहेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही द्रव है, दोनों को फैलना चाहिए बराबर मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं। ये किस कारण हो रहा है? उनकी शांता के कारण, यानी उनके गाढ़ेपन के कारण। तो जो जितना अधिक शांत होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा? गाढ़ा होगा। जो ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या होगा? वो बहेगा भी कम। तभी तो हमें जब चोट लगती है तो आपने देखा होगा जो ब्लड है, खून है, वो एकदम से बहकर नीचे नहीं गिरने लग जाता है, वो धीरे धीरे बहेगा और वो जम जाएगा, सूखने के बाद में पपड़ी जम जाएगी। लेकिन क्या कभी पानी की पपड़ी जमेगी क्या? है ना, सूखने के बाद में नहीं, है ना, वो पूरा का पूरा निकल जाता है। इस प्रकार रक्त की शांता क्या होती है? जल से अधिक होती है, जल से
अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% रक्त से निर्मित होता है। रक्त से निर्मित होता है। कुल भार का 7 से 8% क्या होता है? वो ब्लड से संबंधित होता है टोटल भार का। ठीक है, एक चीज और है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की कमी होती है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा रक्त नहीं पाया जाता है। पुरुषों में रक्त की मात्रा ज्यादा आएगी, है ना, प्रति घन मिलीमीटर। अभी हम आगे पढ़ेंगे। आरबीसी की बात होती है, आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। तो पुरुषों में जो रक्त की जो मात्रा होती है वो महिलाओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की क्या होती है? कमी होती है। और इसके अलावा क्या होगा? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर, कितना? 5 लीटर रुधिर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी इसके संगठन की बात हो गई कि भाई रुधिर क्या है? एक तरह संयोजी ऊतक होता है ना, उसको कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि तरल अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसका नाम तरल संयोजी ऊतक होता है। ये सबसे कोमल ऊतक माना जाता है। इसका जो पीएच का मान है वो ध्यान रखना 7.4 होता है। 7.4 इसका मतलब ये क्या है? हल्का क्षारीय होता है। साथ ही साथ रक्त की सांद्रता क्या होती है? जल से अधिक होती है। इसके अलावा मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% क्या होता है? रक्त से निर्मित होता है। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की क्या होती है? कमी होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। रुधिर की मात्रा कितनी होती है स्वस्थ मनुष्य में? 5 लीटर। 5 लीटर रुधिर मनुष्य के शरीर में हमेशा पाया जाता है। अब यदि हम बात करें रुधिर के आगे की, रुधिर संगठन की, तो इसमें रुधिर में 2 भाग होते हैं, है ना। एक भाग होता है प्लाज्मा और एक भाग बनता है इसका रुधिर कणिकाओं का। रुधिर कणिकाएं, तो 2 भाग होता है रुधिर संगठन के। यानी आप कह सकते हो कि रुधिर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है? तरल भाग होता है रुधिर का। और इसकी जो मात्रा होती है, प्लाज्मा कुल रुधिर का 55% बनाता है ना। प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55% है। तो बाकी बचे भी 45% में कौन होगा? रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा की मात्रा 55% और रुधिर कणिकाओं की मात्रा 45% होती है। तो हमने बात की थी कि भाई जो रुधिर का संगठन है, रुधिर उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, है ना। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो हम पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा रुधिर का क्या होता है? तरल भाग होता है। तरल भाग होता है। ये जो रुधिर का कौन सा भाग है? लिक्विड फॉर्म होता है। तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्लाज्मा की, इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अच्छा, अब प्लाज्मा में होता क्या है? तो प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। 90% जल, बाकी कितने बच गए? 10%। 10% में क्या होता है? 10% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व
अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है और इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है 90%। तो इसमें टोटल क्या होता है, जल होता है, बाकी 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब आज बात आती है, अच्छा एक चीज और, कुल रक्त में इसकी मात्रा, इसकी प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, 55%, 55% होती है। तो जो टोटल ब्लड है उसमें प्लाज्मा की जो मात्रा है वो 55% होती है। चलो अब आगे दूसरा नंबर किसका है, रुधिर कणिकाओं का। प्लाज्मा कितना 55% और ये रुधिर कौन सा है, तरल भाग है, प्रकृति कैसी है, क्षारीय है ना। क्या पाया जाता है 90% इसमें जल। चलो हो गया। दूसरा है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, अब हमने यहां पर देखा है कि भाई ये जो आपके प्लाज्मा है उसकी मात्रा कितनी है 55%, तो रुधिर कणिकाओं की मात्रा कितनी होगी 45। तो रक्त में रुधिर कणिकाओं की मात्रा 45% होती है। ठीक, 45% होती है इसकी मात्रा। और रुधिर कणिकाओं की देखें तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहले भी आपने पढ़ा है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पस, आरबीसी शॉर्टकट में उसको आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को। दूसरा है, दूसरी प्रकार की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। तीसरे प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स या बिंबाणु भी उसको बोलते हैं, बिंबाणु। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ठीक, अब ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या आप कह दो इन तीनों रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता यानी प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट। ध्यान रखना, हीमेटोक्रिट कहते हैं। यानी ब्लड के अंदर है ना, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, इन तीनों का जो परसेंटेज होगा है ना, इन तीनों का जो परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को हम कहते हैं हीमेटोक्रिट। क्या कहेंगे, हीमेटोक्रिट। इस प्रकार रुधिर में 2 भाग हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का क्या होता है, तरल भाग होता है, इसको आप अर्धठोस कह सकते हो। रुधिर कणिकाओं को ये थोड़ी ठोस अवस्था में होती है। और प्लाज्मा की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। इसमें होता है क्या, 90% जल होता है, बाकी 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। फिर बात आती है आपके रुधिर कणिकाओं की, तो रुधिर कणिकाओं की मात्रा कितनी होती है 45% और प्लाज्मा की कितनी होती है 55%। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं है ना, रेड ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तीनों रक्त कणिकाओं की जो प्रतिशतता है, उसकी जो मात्रा है, तीनों की प्रतिशतता है, परसेंटेज है, उसको हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। अब हम अलग अलग एक एक कणिकाएं देखेंगे आज इसी में।
पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर बिंबाणु प्लेटलेट्स। तो पहली जो रक्त कणिका है वो है आपके लाल रक्त कणिका, है ना, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लाल रक्त कणिका है। तो लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, या लाल रक्त कणिकाओं को रक्ताणु, क्या, रक्ताणु भी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इन्हें रक्ताणु भी हम कह सकते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को रक्ताणु भी कह सकते हैं। अब शॉर्ट में हम लिखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस या लाल रक्त कणिका है। तो लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका में क्या केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट व लामा, ये दो जानवर होते हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, है ना। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके अंदर, यानी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होती है आरबीसी। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी की कोशिका के अंदर केंद्र क्या हुआ है, प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता। तो ये चीज एक मुख्य चीज है। तो आरबीसी की कोशिका के केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों की मादाओं की तुलना में पुरुषों में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है। हमने बात की थी ना आरबीसी पहले कि भाई मादाओं में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर हम वही तो बात देख रहे हैं कि मादाओं की तुलना में पुरुषों में आरबीसी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है पुरुषों के अंदर। ठीक है, पुरुषों के अंदर मादाओं की तुलना में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में आरबीसी की मात्रा 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। पुरुषों में कितनी होती है, अभी आपको पता चल जाएगा पुरुषों में कितनी ज्यादा पाई जा रही है महिलाओं की तुलना में। तो आरबीसी की जो मात्रा है पुरुषों में वो होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में आरबीसी की जो मात्रा होती है वो होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो है ना, 5 का फर्क आ गया, 5 लाख का। पुरुषों में आरबीसी की मात्रा है वो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर है, जबकि महिलाओं में है आरबीसी की मात्रा वो है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो ये तभी तो हमने वहां पर लिखा था कि भाई पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रुधिर की क्या होती है, कमी होती है। फिर एक चीज और है कि
आरबीसी का आकार उभयतल होने के कारण यह अपना जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। आरबीसी क्या करेगा? उभयतल आकार होने के कारण अपना क्षेत्रफल है वो बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण कहां होता है? वेन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण। लेकिन इसका विघटन है ना, ये टूटेगा कहां? लेकिन इसका विघटन होता है आपके प्लीहा में होता है। देखो, आरबीसी का निर्माण तो हो रहा है अस्थि मज्जा में, और ये जाकर कहां टूट रहा है, कहां नष्ट हो रहा है? प्लीहा के अंदर नष्ट होता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर आरबीसी क्या होता है? नष्ट होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण, प्लीहा में जाकर नष्ट। तो इसका जो जीवन काल है आरबीसी का, इसका जीवन काल कितना होता है? सबसे ज्यादा 120 दिन होता है। 120 दिन होता है इसका जीवन काल। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है। इसी प्रकार आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन Hb कहा जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? श्वसन वर्णक होता है। श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आदान प्रदान करता है ना। जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, हमने पढ़ा था ना उसमें, क्या हृदय के अंदर पढ़ा था? फेफड़ों वालों में से पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो कुपिकाएं होती है, कुपिकाओं के ऊपर एक महीन सी झिल्ली होती है ना, और उसके नीचे कुपिकाओं क्या होता है? बहुत सी रुधिर केशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। और कुपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो विसरण विधि के द्वारा विस्तृत होकर कहां चली जाती है? उन रुधिर केशिकाओं में चली जाती है, और उन रुधिर केशिकाओं के साथ में पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। तो उस ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये हीमोग्लोबिन ही करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि अपने साथ उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा संबंधित अंगों तक, अलग अलग अंगों तक लेकर जाएगा, और वापस आते समय क्या करेगा? एक बार जाएगा तो वापस भी तो आएगा ना। ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जाना आना है ना, ऊपर नीचे सर्कुलेट होता रहता है। तो जाते समय ऑक्सीजन लेके जाएगा, आते समय खाली नहीं आएगा। आते समय उन अंगों के अंदर जो उपापचय क्रियाएं हुई है, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हुई है, उनके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, और वापस कहां पर लाकर छोड़ देगा? वो कुपिकाओं के अंदर लाकर छोड़ देगा। कुपिका फिर सांस के द्वारा वापस अपने शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देगी। इस प्रकार ये जो हीमोग्लोबिन है, ये वर्णक है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या करता है? आदान प्रदान करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।